हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। सच्ची हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नंद कुमार। आज आपके लिए और एक कहानी लेकर आया हूं जिसका नाम है, शीर्षक है एक कटोरी दाल। यह कहानी दिल्ली की कहानी है और यह कहानी इस प्रकार है। दिल्ली का दरियागंज इलाके में दिल को छूने वाली ऊंची से ऊंची, बड़ी से बड़ी अट्टालिकाएं, इमारतें देखने के लिए मिलती है। अगर कोई व्यक्ति या आदमी साफा पहनकर, टोपी पहनकर उन इमारतों की चोटी को अगर देखने के लिए प्रयास करेंगे, जो साफा या टोपी पहना है उसकी टोपी तो क्या नीचे गिर जाएगी। यह इलाका कुबेरों का और करोड़पति लोगों का इलाका है। इस इलाके में रहने वाले जितने भी लोग हैं, आलीशान कार में बैठकर निकलते हैं। केवल मालिक लोग ही नहीं है, उनका जो कुत्ता है वो कुत्ता भी नहीं है। कुत्ते की सेवा करने वाला जो नौकर होता है वो नौकर भी आलीशान कार में बैठकर निकलता है। और यहां पर भी इस मोहल्ले के जो कारपोरेटर है, संतोष कुमार मिश्रा, कार में बैठकर जाने लगे और उस कार में एक कुत्ता खिड़की के बाहर दो पैर डालकर, मुंह डालकर बैठा था और कार जाने लगी थी। और कुत्ता भी क्या, आराम से टुकुर टुकुर देखने लगा था। जैसे कुत्ता देखने लगा, कभी कभी कुत्तों को देखकर और भिखारी लोगों को देखकर, भिक्षुक लोगों को देखकर भौंकने लगा, भौ भौ भौंकने लगा। जैसे भौंकने लगा तो उस कुत्ते का जो नौकर है, कुत्ते को देखने वाला जो नौकर है, वो नौकर उस कुत्ते के ऊपर हाथ फेर कर उसे शांत करने के लिए प्रयास करने लगता है। जैसे शांत करने के लिए प्रयास करने लगता है तो कुत्ता भी उस नौकर को देखकर भौ भौ भौंकने लगा। और जैसे भौंकने लगा, कुत्ता अपनी भाषा में उस नौकर को कहने लगा, मेरे कार के सामने ये लोग क्यों आते हैं? ये लोगों की औकात नहीं है कि मेरी कार के सामने आ जाए। अगर एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो ये लोग मुआवजा मांगेंगे, यानी कंपेंसेशन क्या मांगेंगे, और इसलिए ये लोग क्या आ जाते हैं। और इनकी औकात नहीं है कार के सामने आने की। और वो कुत्ता भौं भौं करने लगा। जैसे भौंकने लगा और नौकर ने अपने होंठों पर उंगली रखकर उस कुत्ते की ओर देखकर कुत्ते को इशारा करने लगता है, हे कुत्ता, शांत हो जा। जैसे ही कुत्ता ने नौकर को देखा और नौकर को देखकर घुराने लगा, जैसे घुराने लगा और भौंकने लगता है और अपनी भाषा में नौकर को कहने लगा, हे नौकर, तू मेरे लिए है, मैं तुम्हारे लिए नहीं हूं। तू जानता है तो आउट हाउस में क्या रहता है और मैं घर के अंदर रहता हूं। घर के किसी कमरे में भी मैं जाता हूं और मेरे जो मालिक और मालकिन है अपनी गोदी में मुझे क्या सुला लेते हैं। मैं खाना खाने के बाद वो लोग क्या अपने मुंह में एक कौर क्या डाल लेते हैं। और तू जानता है वो मुझे कितना प्यार करते हैं और उन्हीं के साथ मैं सोता हूं। अगर मुझे नींद नहीं आती है तो वे लोग नहीं सोते हैं। मेरी नींद क्या वो लोग
सोते हैं। मुझे अगर नींद नहीं आती, वे लोग भी क्या नींद में नहीं जाएंगे, उन्हें भी नींद नहीं आएगी। अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो वो भी क्या खाना नहीं खाएंगे। हे नौकर, याद रखना, अगर तू इसी तरह अगर मुझे कहता चला जाएगा तो तू नौकरी से हाथ धो बैठेगा और तुझे मैं काट डालूंगा। ध्यान रखना, तू मुझे इस तरह से क्या मत कहना। गुर्र गुर्र कहने लगा। और जैसे ही कुत्ता ने अपनी भाषा में नौकर को समझाया, नौकर ने क्या समझ लिया, और नौकर समझने पर जो पीछे की सीट की ओर क्या आकर बैठ जाता है, कौन? नौकर। तो कार आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे कार आगे बढ़ने लगी, एक नुक्कड़ पर, एक क्रॉस पर क्या वो कार चली जाती है। सामने देखते हैं एक झोपड़ी है और गवर्नमेंट का जो गार्डन है, बाग है, उस बाग की जो 4 दीवारी है, कंपाउंड है, उस कंपाउंड के सहारे कपड़ों का छत बनाकर और पुट्टों का, इन्हें पेपर का क्या दीवार बनाकर वे लोग क्या उस झोपड़ी को बना लिए। उस झोपड़ी में एक परिवार रहता था, भिखारी लोगों का परिवार। लेखक यहां पर लिखते हैं उन लोगों को भिखारी कहें या भिक्षुकों का एक समूह, लेकिन वास्तव में वे लोग भिखारी थे, गरीब थे, और वो परिवार वहां पर रहता था। और जैसे ही उस झोपड़ी के पास कार पहुंच गई और सामने क्या सड़क नहीं थी, और कार क्या बाईं ओर क्या घूम गई, दाहिना नहीं है, राइट साइड नहीं है, बाईं ओर क्या घूम गई। और जैसे ही उस झोपड़ी के पास कार चली गई और कुत्ता और दोबारा क्या खिड़की के बाहर पैर रखकर हाँफते हुए, जीभ निकालकर हा कहते हुए और उस झोपड़ी को देखकर, गरीबों को देखकर, भिक्षुकों को देखकर और भी क्या भौंकने लगा। और उस झोपड़ी में 5 लोग क्या रहते थे। 3 लड़के थे, यानी उन 2 कपल्स को 3 लड़के थे, और वो दोनों क्या रहते थे, पति और पत्नी। और भिक्षुक लोग उस झोपड़ी को ही कपड़ों से जो बनाए, पुट्टों से जो बनाई हुई झोपड़ी है, उस झोपड़ी को ही वे महल क्या समझ लिए थे। और उस महल की मालिका कौन थी, और मालकिन का नाम क्या था? ऋतु रानी। और इस ऋतु रानी का जो पति है, पति का नाम रफीक बादशाह। और नाम से ही हम लोग जानते हैं, ऋतु रानी कहने से ये हिंदू महिला है, हिंदू औरत है। रफीक बादशाह नाम सुनते ही समझ पाते हैं वो इस्लाम है, मुस्लिम है। लेकिन दोनों की क्या शादी हो गई। दोनों की शादी होने के बाद ही उन्हें 3 लड़के क्या जन्म लिए, और एक तो क्या जुड़वा भी क्या जन्म लिए। और तीनों बच्चों का नाम वे लोग क्या रखे थे? वो नाम इस प्रकार है, अमर, अकबर और अंतोनी। ऐसा लगता है कि अमर और अकबर, अंतोनी हिंदी फिल्म देखकर वे लोग रखे होंगे, ऐसा आभास होता है। लेकिन नहीं, ये दोनों क्या अपोजिट धर्म के हैं, और अपोजिट धर्म के होते हुए इनके बीच जो शादी हो गई, पहला अमर और अकबर जुड़वे बच्चे हैं, जुड़वा है, और अंतोनी क्या बाद में क्या जन्म लिया। और दोनों का धर्म अलग रहने के कारण दोनों धर्म में भाईचारा बनाने के लिए अपने बच्चों का नाम इस प्रकार रखे थे, कौन? ऋतु रानी और रफीक बादशाह। और दोनों धर्म के लोगों को यह सौगात के रूप में क्या देना चाहते थे, एक गिफ्ट के रूप में क्या देना चाहते, चाहे हिंदू हो चाहे इस्लाम हो। और नाम तो क्या रखे थे। यहां पर 3 बच्चे क्या उन्हें थे,
और उस झोपड़ी में क्या रहने लगे। तो यहां पर अब लेखक लिखते हैं, यह ऋतु रानी और रफीक बादशाह की शादी किस प्रकार हो गई, दोनों कहां पर मिले। लेखक उनका जो बीता हुआ जीवन है उस जीवन के बारे में क्या लिखते हैं। कौन? लेखक। और ये ऋतु का जीवन, ऋतु रानी का जीवन कैसा था, यह भी क्या लिखते हैं। और यहां पर ऋतु रानी अब 10 और 12 साल की क्या लड़की है, और ये जोसेफ के पास रहती है। जोसेफ भी एक भिखारी है, और अब इस समय जोसेफ बीमार पड़े हुए हैं, भीख मांगने के लायक नहीं है। और जब पहले जो भीख मांगते थे, भीख में जो कुछ भी मिठाई मिलती थी, पहले ऋतु को लाकर क्या देने लगते थे। कौन? जोसेफ। और दोनों भी क्या साथ ही क्या खाना खाने लगते थे, आराम से क्या उनकी जिंदगी क्या कटने लगी थी। जब जोसेफ बीमार पड़ जाता है, और बीमार पड़ने पर उन्हें चिकित्सा देने के लिए, उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए ऋतु रानी के पास पैसे भी नहीं है। वो किस प्रकार अस्पताल ले जाएगी? केवल क्या 10-11 साल की लड़की है, और घर में तो क्या जोसेफ बीमार पड़े हैं। और ऋतु सोच लेती है, अब तो मुझे काम करना चाहिए, काम करके कुछ पैसे कमाना चाहिए और जोसेफ को अस्पताल ले जाना चाहिए। जैसे सोच लेती है, उस दरियागंज का जो मोहल्ला है, जो गली है, अमीरों की, करोड़पति लोगों की गली है, कुबेर लोगों की गली है, उस गली में घर घर जाकर पूछती है। जब एक घर के पास जाकर ठहर जाती है कि मालकिन मुझे काम दे दो, मैं काम करूंगी, क्योंकि मेरे पिता के यहाँ बीमार पड़े हैं, उन्हें अस्पताल ले जाना है, अगर आप मुझे काम अगर देंगे तो मैं काम करूंगी। तो वो मालकिन कहने लगती है, तेरी उम्र कितनी है, एज कितना है? तो लड़की कहने लगते हैं, मुझे तो पक्का मालूम नहीं है, हो सके तो मैं अपने पिताजी से पूछ कर आऊंगी, लेकिन अंदाजे के तौर पर 10 या 11 साल। तो मालकिन कहने लगती है कि 10 और 11 साल की लड़की को अगर हम अपने घर में काम के लिए अगर रख लेंगे तो अपराध माना जाता है, इसलिए हे छोकरी, आपको काम पर नहीं रख लेंगे, तो चली जाना। तो जैसे एक मालकिन कह दी और कहने पर इनकार कर दी, और वे एक एक घर जाने लगती है। कौन? ऋतु रानी। और ऋतु रानी काम ढूंढने के लिए कब जाती थी? उस मोहल्ले में रहने वाले जो लोग हैं, घर की जो औरत है, कब खाना बनाती है उसी समय क्या जाने लगती थी, क्योंकि खाना बनाते समय जो तड़का लगाते हैं, उस तड़के की खुशबू सूंघ कर ऋतु रानी अपना पेट भर लेती थी। केवल सूंघ करिए, खुशबू सूंघ करिए, दाल की खुशबू सूंघ करिए, अपना पेट क्या भर लेती थी। ये कैसी परिस्थिति है, ये कैसी लीला है, देखिए गरीबों की। और लास्ट में क्या, और एक घर क्या चली जाती है। वो अंतिम लास्ट घर है, और वो घर किनका था? जोगा सिम्हा का घर था। और जोगा सिम्हा उस मोहल्ले में करोड़पति है, और वो एक ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है। उस दिल्ली में जितनी भी सड़कें बनाई जाती है, उन सड़कों का ठेके कौन लेते थे? किन्हें मिलता था? केवल क्या? जोगा सिम्हा को ही। और वो तो क्या अमीर है, और उनके घर के पास चली जाती है। जैसे उनके घर के सामने चली जाती है, वहां पर वॉचमैन खड़ा हुआ है, वीर सिम्हा। वॉचमैन का नाम है वीर सिम्हा, खड़ा है। और इस लड़की को देखकर वो कहने लगते हैं, हे लड़की, तू इधर क्यों आई है? तुझे कुछ नहीं मिलेगा,
और लड़की कहने लगती है, नहीं मुझे काम चाहिए, काम के लिए मैं आई हूं। जैसे ही लड़की के साथ वॉचमैन वीरसिम्हा बातचीत कर रहे थे, तो उसी समय क्या, मालिक का बेटा मुन्ना आ गया। जोगसिम्हा जो मालिक है, उस मालिक का बेटा जो है मुन्ना केवल 4 साल का क्या लड़का है। वो मुन्ना वीरसिम्हा को कहने लगा, वीरसिम्हा मामा, आप उस लड़की को इस तरह क्यों कह रहे हो? वो लड़की मेरी दीदी की तरह क्या लगती है। आप उस लड़की के साथ इस तरह बातें ना करिए। और वो वॉचमैन कहने लगा कि मुन्ना, वो आपकी दीदी नहीं है, वो एक भिखारी है, गरीब है, आप उसके साथ बातें ना करिए, चलिए अंदर चलिए, और वो आपकी दीदी हो नहीं सकती है। लेकिन मुन्ना कहने लगा कि मेरी दीदी जैसे है ना। जब वॉचमैन और मुन्ना के बीच जो बातचीत हो रही थी, जोगसिम्हा क्या सुन रहे थे। जोगसिम्हा सुनकर वो आ गए, गेट के पास आ जाते हैं। आकर वीरसिम्हा को कहने लगते हैं, क्या हो रहा है? तो बेटे के पास जो समानता की भाव है, उस भाव को देखकर जोगसिम्हा क्या खुश हो जाते हैं और उस लड़की को रुकवा लेते हैं। इधर आओ बेटी, क्या चाहिए आपको? तो वो ऋतु रानी कहने लगते हैं, सेठ जी, मेरे पिताजी बीमार हैं, उन्हें अस्पताल ले जाना है, अगर आप मुझे काम देंगे तो मैं काम करूंगी। तो जोगसिम्हा कहने लगते हैं, बेटी अब तो क्या तुम छोटी हो, और छोटी लड़कियों को, बेटियों को काम पर रख लेना वो अपराध हो जाता है। तुम बड़ी हो जाओ, बड़ी होने के बाद मैं स्वयं आपको काम दूंगा, आप काम करने के लिए आ जाना, अब तुम चली जाना। तो जोगसिम्हा इतनी सी बात कह दिए, ऋतु रानी उस घर से क्या वापस अपने घर आ गई। लेकिन यहां पर लेखक और भी लिखते हैं, पास्ट और चले जाते हैं। यह ऋतु रानी जोसेफ को कहां मिले, किस तरह मिली है? जोसेफ को मिलने से पहले ऋतु एक गांव में क्या रहती थी, एक गांव की लड़की है, मां के साथ रहती थी। और उस गांव में पेट ना भरने के कारण ये लोग काम ढूंढते ढूंढते मां ने बेटी को साथ लेकर दिल्ली के यहां आ रही थी। कौन? ऋतु की मां। ये कहानी बहुत ही अच्छी स्टूडेंट्स, लेकिन एक बार अगर समझ लेंगे तो बहुत ही आपको इजी लगता है। अगर मेरे चैनल पर अगर है, आप कोई नए हैं, अगर देख रहे हैं, अगर ये कहानी अगर आपको अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बीच में स्किप मत करिए, एंड तक आप मेरे साथ बने रहिए। अच्छी कहानी है, एक बार अगर सुन लेंगे तो लाइफ लॉन्ग याद रखेंगे। अगर ये कहानी अच्छी लगी या लग रही है तो एक लाइक तो बनता है, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और मां बेटी दोनों भी क्या आ रही थी। दिल्ली की जो सीमा है, उस सीमा पर मां बेटी आ गई। सूरज डूब गया, अंधेरा चारों ओर छाया हुआ है। हाईवे को पार करने वाली थी ऋतु और ऋतु की मां। जब मां दिल्ली में काम करने के लिए आ रही थी, उस समय ऋतु केवल 4 साल की लड़की थी। यह बात याद रख लीजिए, 4 साल की लड़की थी और मां के साथ ये आ रही थी। जैसे ही हाईवे को पार करने वाली थी, अंधेरा छाया हुआ था, सूरज डूब चुके थे, चारों ओर अंधेरा फैल चुका था।
जैसे वो हाईवे को पार कर रही थी, ऋतु की माँ नगर निगम की बस आ गई और उसके सामने क्या आ गई। ऋतु की माँ को पता चलता है कि ये बस तो मेरे ऊपर ही क्या आ रही है, अब मैं नहीं बचूंगी, कम से कम मेरी बेटी को तो क्या बचाना चाहिए। ये सोचकर उस बेटी को क्या दूर फेंक दी और खुद बस के नीचे आ गई। जैसे ऋतु की मां बस के नीचे आ गई, एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना घटी और उस दुर्घटना में ऋतु की मां का जो शरीर है ना, 2 टुकड़े क्या हो गई, ऑन द स्पॉट क्या मर गई। और ये ऋतु को अपनी मां ने जो फेंक दी थी, 4 साल की लड़की, केवल 4 साल की लड़की फेंक दी थी, और फेंकने के कारण वो एक किनारे आकर, सड़क के किनारे आकर बेहोश हो गई थी। बेचारी 4 साल की लड़की बेहोश हो गई थी। और किसी ने, ऑटो वाला देर के बाद जब उस बच्चे के पास चले गए, छू कर देखते हैं, छाती को छू कर देखते हैं, दिल की धड़कन क्या चल रही थी, सांस चल रही थी। तभी उस छोटी सी बच्ची को उठाकर अस्पताल में क्या भर्ती करते हैं। कौन? एक ऑटो रिक्शा वाला। आज भी देखिए, इंसान के पास इंसानियत है, इसलिए दुनिया चलती है। ह्यूमैनिटी को दिखाने वाले कई लोग हैं, इसलिए दुनिया कायम है। और अस्पताल आकर भर्ती किया, और भर्ती करके वो वापस आ गए, अपने घर वापस आ गए। कौन? रिक्शा वाला, ऑटो रिक्शा वाला। और वहां पर ट्रीटमेंट हुआ, और ऑटो वाला ये सोचकर क्या घर आ गए कि मैं अगले दिन उस लड़की को मिलने के लिए चला जाऊं। और वहां पर लड़की, ट्रीटमेंट क्या शुरू कर दिया लड़की का, और लड़की क्या अच्छे हो गई, उठी, और उठने पर क्या रोने लगी, माँ माँ कहकर रोने लगी। जिस अस्पताल में भर्ती किए थे, उस अस्पताल में रोने लगी, रोने लगी, रोने लगी। सेवा कर्मी लोग उस बेटे को खामोश बैठने के लिए कहते हैं, फिर भी वो खामोश नहीं बैठती है। बार बार माँ कहकर, माँ 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 कहकर रोने लगी, बिलखने लगी, क्योंकि केवल 4 साल की लड़की है। 4 साल के बच्चों को माँ का सहारा चाहिए। वो रोने लगी, रोने लगी, रोने लगी। लेकिन सेवा कर्मियों को अच्छा नहीं लगा। एक ने आया और अपनी गोदी में बिठा लिया, और बिठाकर कहने लगते हैं, चल बेटी, मैं तुम्हें अपनी मां के पास छोड़कर आ जाता हूं। तो एक सेवा कर्मी, उस अस्पताल का सेवा कर्मी, लड़की को उठाकर बाहर लाए, और कुछ दूरी पर लाकर उसे क्या नीचे उतार देते हैं। 4 साल की लड़की ऋतु को कहते हैं कि बेटी, तुम इसी तरह सीधे चले जाना और बाएं मुड़ना, और कुछ दूरी पर आपकी मां वहां पर बैठी है, और तुम अपनी मां के पास चली जाना। सेवा कर्मी की बात सुनकर लड़की जाने लगी, जाने लगी, जाने लगी। उस दिल्ली में उसे कोई पहचान के नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है। 4 साल की लड़की सड़क सड़क क्या घूमती घूमती चली जाती है। मां कहीं नहीं मिलती है, मां का अता पता नहीं है। कहते हैं ना, गरीबी और मौत किसी को भी क्या आ सकती है। गरीबी और मौत ना जाति देख सकती है, ना लिंग देख सकती है, और ना धर्म देख सकती है। मौत यानी मौत, गरीबी यानी गरीबी। सो यहां पर गरीबी हाल में वो सड़क सड़क क्या भटकती 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 जाने लगी। उसका शरीर शिथिल हुआ, कमजोर हो गई, ना खाने के लिए कुछ है, ना पीने के लिए कुछ है। अंत में शाम को वो पहुंच पाती है एक बेकरी के सामने। जैसे एक बेकरी के सामने पहुंच जाती है, और उस बेकरी में
कोई भिखारी बेकरी वालों से कुछ मांग रहा था, भिक्षा मांग रहा था, और बेकरी वालों ने एक पाव के हाथ दे दिया। और ये रितु भी क्या, उस भिखारी को जो मालिक ने दे दिए, बेकरी वाला जो दे दिया, और वो लेकर चला गया। और रितु को भी पता चला कि कुछ मांगने से मुझे भी कुछ मिलेगा, और रितु चली गई, बेकरी के पास चली गई, और सेम जो भिक्षुक मांगा था वो भी क्या रितु मांगी, और मांगने से क्या वो एक पाव के हाथ दे दिए, और वो पाव खाई। और वहीं पर फुटपाथ पर ही एक डस्टबिन था, उस डस्टबिन के बगल में ही रितु क्या सो जाती है। सेवा कर्मी तो लाकर यहां पर छोड़ दिया, ये भटकते भटकते आ गई, लेकिन उधर ऑटो रिक्शा वाला दिन निकलते ही हाथ में दूध और ब्रेड लेकर अस्पताल आ जाता है। अस्पताल आकर देखता है बेड पर लड़की नहीं है, 4 साल की लड़की नहीं है। अगल बगल लोगों से पूछते हैं तो कहते हैं लड़की कल शाम को ही क्या चली गई है। तो बिलक बिलक कर रोने लगते हैं। कौन? ऑटो रिक्शा वाला। संबंध कुछ भी नहीं है, स्वयं की बेटी नहीं है, ये स्वयं का बाप नहीं है, लेकिन बिलक बिलक कर रोने लगता है। मेरे साथ ये क्या हुआ? मैं उसे अस्पताल में क्या लाकर भर्ती किया, लेकिन अब वो नहीं है। मैं कहां उसे ढूंढूं? और ढूंढने के लिए प्रयास करता है, उस गली इस गली में क्या ढूंढता है, लेकिन उस रितु का पता नहीं चला। घर आता है, घर आकर पत्नी को कहने लगता है, हे शारदा, ऑटो रिक्शा वाला जो है उसकी पत्नी का नाम है शारदा। हे शारदा, आपकी बेटी नहीं है, वो बेटी नहीं मिली। इन दोनों पति पत्नियों को बच्चे नहीं थे, उसी बेटी को बेटी के रूप में क्या मानकर रखने वाले थे, लेकिन अस्पताल में वो बेटी नहीं है, रितु नहीं है। और बिलक बिलक कर रोने लगता है, कई दिनों तक रोता है, ढूंढने के लिए प्रयास करता है। ऑटो रिक्शा वाला रितु का अता पता नहीं है, और उस बात को क्या ऑटो रिक्शा वाला और उनकी पत्नी शारदा दोनों भी क्या भूल जाते हैं। इधर भटकते भटकते उस डस्टबिन के पास बैठकर जो एक पाव खाई, और वहीं पर उसे नींद आ गई। नींद आने पर नींद में क्या रितु 4 साल की लड़की सो गई, नींद में खो गई। जैसी नींद में खो गई, रात के करीब 11 बजे जोसेफ उस डस्टबिन के पास कुछ पेपर्स के बॉक्सेस ढूंढ रहे थे, क्योंकि जोसेफ भी क्या भिखारी है। और जैसे ही ढूंढ रहे थे, उस डस्टबिन के करीब एक लड़की सोई हुई है, और सोई हुई लड़की को देखकर जोसेफ, क्योंकि अच्छे थे जोसेफ उस समय, जोसेफ देख ले, हाँ ये लड़की कौन है, 11 बजे। और उस लड़की के पास जाकर उसे धक्का देकर उसे उठाते हैं, बेटी बेटी कहकर। और आंख नहीं खोलती है, आंख बंद कर ली है। और उठाने पर 4 साल की लड़की रितु रानी, माँ तू आ गई, मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ, तुम कहाँ गई थी? आंख मूंद करी माँ आई है समझकर जोसेफ को कहने लगी। और जोसेफ उस लड़की को गोदी में उठा लेते हैं, और उठाकर कहते हैं, हे लड़की, मैं आपकी मां नहीं हूं। मां नहीं हूं कहते ही रितु रानी आंख खोलती है। 4 साल की लड़की आंख खोलकर देखती है, देखने पर मां नहीं है सामने, कोई अलग से क्या आदमी है। और जोसेफ कहते हैं, बेटा तुम्हारे यहां पर कोई है, अता पता अगर है तो बता देना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। तो लड़की कुछ बताती नहीं है, उसका कोई नहीं है दिल्ली में, और रोने लगती है। और जैसे मां का नाम लेकर रोने लगती है, जोसेफ कहते हैं, मैं आपका नाना हूं, आप मत रोना, मेरे साथ रहना।
बुढ़ापे का सहारा बन गई। कौन? ऋतु। और जीवन का क्या है, खुशी क्या लेने में जोसेफ तैयार हो गए। जोसेफ उस 4 साल की लड़की को अपनी झोपड़ी लाकर उस लड़की का पालन पोषण करने लगे। वही लड़की अब बड़ी हो गई है, 10 साल 11 साल की। अब जोसेफ बूढ़ा हो गए, जोसेफ बीमार पड़ा है। और जोगसिम के पास जो काम पूछने के लिए जो गई थी ऋतु रानी, काम तो नहीं मिला, वो वापस क्या आ जाती है। और जोसेफ चाहते थे कि मेरी बेटी ये लड़की पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बने, कुछ नाम कमाए, लेकिन वो पढ़ नहीं पाई। जो जोसेफ जो काम करता था वही काम अब ऋतु रानी शुरू कर दी। जिस टेंपल के सामने, जिस मंदिर के सामने जोसेफ भिक्षा मांगते थे, उसी टेंपल के सामने जाकर भिक्षा मांगना शुरू कर दी। कौन? ऋतु रानी, 10-11 साल की लड़की। और वहीं पर रफीक भी क्या भिक्षा मांगने के लिए आए थे। और रफीक और ऋतु रानी दोनों के बीच क्या थोड़ा सा भी क्या परिचय हुआ, और वही परिचय क्या परिवर्तन हुआ प्यार में। जब परिवर्तन हुआ प्यार में तो दोनों भी क्या शादी कर लिए। जब दोनों शादी कर लिए, अब उन दोनों को भी क्या 3 पुत्र हैं, अमर, अकबर और आंतनी। अब ऋतु रानी भी क्या बूढ़ी हो गई है। बूढ़ी है ना, उसे भी क्या बीमारी आई हुई है। खाने के लिए कुछ भी नहीं है घर में। और रफीक बादशाह का काम भी क्या है, रफीक बादशाह भी उसी मंदिर के सामने भिक्षा मांगने वाला है। और ये 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, अमर और अकबर, अंतोनी, बीमार पड़ी है, खाना नहीं मिल रहा है। और इतनी बीमार पड़ी है कि पूछे मत। ऋतु रानी बीमार पड़ी है, पेट में बहुत ही दर्द हो रहा था, खाना नहीं है, पानी पीकर ही रह रही थी। और अमर को बुलाती है, बेटा अमर, तुम्हारे अब्बू को बुला लेना, बुलाने के लिए चले जाना। और तुम्हारे अब्बू को कहना कि माँ को बहुत ही दर्द हो रहा है और खाना भी क्या चाहिए। तो यहां पर अपनी माँ की बात सुनकर अमर, छोटा सा लड़का है अमर, और वो दौड़ता 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 मंदिर के पास आ गया। मंदिर के सामने कई भिक्षुक है, उन भिक्षुकों के बीच ये रफीक बादशाह भी भिक्षुक भीख मांग रहे थे। और बेटे को देख लिया रफीक बादशाह, और देखकर, बेटा तो कभी नहीं आता था मंदिर के सामने, और रफीक देखकर बेटे से पूछते, क्या है बेटा अमर, क्यों आए हो? तो रफीक को पिताजी को कहने लगा अमर, अब्बू, माँ को बहुत ही दर्द हो रहा है पेट में, और माँ बार बार आपसे पूछ रही है कि आप जल्दी आना, आपको आने के लिए कह रही है। तो इतनी सी बात सुनकर एक हाथ में कंबल लिए और एक हाथ तो क्या थोड़ा सा लकवा भी क्या मार दिया था, और वो चलता हुआ रफीक बादशाह घर की ओर क्या आ गए। घर में आ जाते हैं, बीमार पड़ी हुई जो ऋतु रानी है, ऋतु रानी के पास बैठ जाते हैं। बैठकर कहते हैं, हे ऋतु, क्यों बुलाए मुझे? तो ऋतु कहने लगती है कि मुझे तो क्या भूख लगी है, भूख के मारे मैं मर रही हूं, आप कुछ लाएंगे इसी आशा से मैं यहां पर सोई हूं। तो रफीक बादशाह कहते हैं, मुझे प्रसाद के तौर पर कुछ प्रसाद क्या मिला है, ये प्रसाद खा लेना। जैसे ही प्रसाद मुंह में डाल देते हैं रफीक बादशाह, वो इतना खट्टा लग जाता है तो थू थू खाकर थूक देती है। कौन? ऋतु रानी कहती है, मेरी किस्मत भी कैसी है, प्रसाद भी क्या मुझे खट्टी क्या
खट्टा लगने लगा है, अब मैं नहीं बचूंगी, मैं मर जाऊंगी। तो रफीक को कहने से रफीक कहने लगा, हे रितु, तू ऐसी बात क्यों कहती है? क्योंकि इससे पहले रितु अस्पताल चली गई थी। जब बुखार आया था तो बुखार आया था, अस्पताल चली गई थी। अस्पताल जाकर दिखाई और डॉक्टर भी क्या पर्ची लिख कर दे दिए, और उस पर्ची में यह लिखे थे, केवल रूम नंबर 4 में जाना, खून जांच कर लेना। रूम नंबर 5 में जाना, थायराइड चेक कर लेना। रूम नंबर 6 में जाना, बीपी चेक करना। रूम नंबर 7 में जाना, एड्स चेकअप कर लेना। तो इसी तरह अस्पताल में बिना पैसे लिए ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था। वो एक कमरे से दूसरे कमरे और इसी तरह कमरे घूमने लगे, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं मिला। शरीर तपने लगा, शरीर गर्म होने लगा। चिकित्सा ना मिलने के कारण उस अस्पताल से ये घर की ओर आ जाती है। कौन? रितु। आप लोग जानते हैं, गरीबों के पास पैसे ना रहने के कारण उन्हें ट्रीटमेंट भी क्या नहीं मिलता है। आज भी ये प्रॉब्लम है। Now also we are facing same problem. We have no money means no treatment. We have money means they will provide good treatment. पैसा है, आज भी ये समस्या झेल रहे हैं कई लोग। अब घर में सोए हैं, ना ट्रीटमेंट है ना कुछ है, गिड़गिड़ाने लगे हैं। और आज 27वां दिन है, 27 डेज हो गए हैं, उसे ट्रीटमेंट नहीं मिला, मरने के लिए आ चुके हैं। और ऋतु रानी कहने लगती है, अब तो मैं नहीं रहूंगी। बचपन से लेकर आज तक मेरे दिल में जो कुछ भी इच्छाएं थी, उनमें से एक भी इच्छा पूर्ण नहीं हुई है। आज अंतिम एक इच्छा मुझ में है, आप पूर्ण करेंगे? हस्बैंड को कहती है ऋतु, रफीक पाशा को कहते हैं। रफीक कहने लगते हैं, हे ऋतु, तू इस प्रकार मत कहना, तू ये बात मत कहना। हम गरीब हैं, मैं मानता हूं, लेकिन अमीर लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए विदेश भेज देते हैं, और विदेश में ही रह कर क्या वे लोग जीवन करते हैं। लेकिन इधर देश में उनके माता पिता मर जाते हैं। मरने पर उनके शव संस्कार करने के लिए वही संतान क्या नहीं आएगी, वही बच्चे नहीं आएंगे। वो कितने अनफॉर्चुनेट लोग होते हैं। हमारी किस्मत कितनी अच्छी है, हमारे पास पैसे नहीं है, झोपड़ी है, लेकिन इस झोपड़ी को भी हम महल बनाएंगे, और हम बच्चे और आप साथ साथ जीते हैं। कितनी खुशी है। अगर मरना भी अगर है तो साथ मरेंगे। लेकिन तो नाराज मत होना। हे ऋतु, तेरी इच्छा क्या है, मुझे बताना, मैं पूर्ण करूंगा। क्या इच्छा है? तो ऋतु कहती है, मेरी अंतिम एक इच्छा है, मुझे ताजी दाल, फ्रेश दाल, 1 कटोरी दाल मुझे चाहिए, ये पूर्ण कर दो। तो पत्नी की इस इच्छा को सुनकर रफीक पाशा अंत में सोच लेते हैं, किसी हाल में भी पत्नी की इच्छा को पूर्ण करना चाहिए। तो उठे, घर से उठे, झोपड़ी से उठे, और कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए आ गए। वही मोहल्ला, दरियागंज का मोहल्ला, वही करोड़पति लोगों की गली, वही कुबेर लोगों का मोहल्ला। घर घर आ जाते हैं,
चीख कर मांगते हैं, मेरी पत्नी की अंतिम इच्छा है, मुझे ताजी दाल दे दो, मुझे ताजी दाल दे दो। घर घर जाकर मांगते हैं, किसी ने भी दाल नहीं दी। दान के तौर पर उसे अन्न मिलने लगा, खाना उसे मिलने लगा, लेकिन दाल किसी ने भी नहीं दी। भीख मांगते चले जाते हैं, घर 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 भीख मांगते चले जाते हैं, लेकिन किसी ने भी दाल नहीं दिए, ताजी दाल, फ्रेश दाल। और उस ऋतु को लहसुन का तड़का, मारी हुई जो दाल है वही दाल उसे पसंद। लहसुन की खुशबू से ही वो पेट भर लेती थी। लहसुन का तड़का और उस तड़के की खुशबू ऋतु को बहुत ही क्या पसंद थी। जब पसंद थी, ये हस्बैंड मांगने लगा, किसी ने भी क्या दाल नहीं दी। सारे लोग दान के तौर पर अन्न देने लगे। लास्ट एक घर बचा हुआ था। उस एक घर के सामने जाकर गिड़गिड़ाकर भिक्षा मांगते हैं, बाबूजी मुझे ताजी दाल दे दो, फ्रेश दाल बनाकर मुझे दे दो। मेरी पत्नी की अंतिम इच्छा है, वो मर रही है, वो भूख से मर रही है, उसकी इच्छा को पूर्ण करना है, मुझे दाल दे दो। लेकिन अंतिम जो घर है, वह घर किनका था? जोगसिम्हा का घर था। जिस घर में ऋतु 11 साल की जब ऋतु थी, वो ऋतु काम मांगने के लिए आए थे, और उसी जोगसिम्हा, वही वॉचमैन वीरसिम्हा अब बूढ़े बन चुके हैं। वीरसिम्हा के सामने गिड़गिड़ाकर भीख मांग रहे हैं, और इसकी जो भीख मांगने की जो शैली है, स्टाइल देकर जोगसिम्हा बाहर आ जाते हैं। आकर जोगसिम्हा पूछते हैं, तुम दाल क्यों मांग रहे हो? तो ये सारी कहानी रफीक बादशाह सुनाते हैं जोगसिम्हा को। सुनाने पर जोगसिम्हा अपनी नौकरानी को कहते हैं, हे नौकरानी, एक कटोरी ताजी दाल बनाकर देना। और नौकरानी चली गई। नौकरानी ताजी दाल बनाकर रफीक बादशाह को दे दिए। रफीक बादशाह वो ताजी दाल लेकर घर की ओर आया, झोपड़ी की ओर आया, आकर पत्नी को उठाकर दे देते हैं। और जो एक कटोरी में जो दाल आई थी, उस दाल की एक घूंट पी लेती है। इस तरह से एक घूंट पी ली, और पीते समय वही खुशबू आने लगी थी। 11 साल की जब बच्चे थे, जिस समय वो खुशबू सूंघकर अपना पेट भर लेती थी, वही दाल की खुशबू थी। वो पीने लगी, और ऋतु पूछती है हस्बैंड से, रफीक से, ये किस घर से आप लाए हो? जब मैं सूंघते थे बचपन में, वही खुशबू है, आपको किसने दिया? जैसे पूछने लगे, सामने जोगसिम्हा खड़े हैं। जोगसिम्हा को देख ली कौन? ऋतु रानी देखकर कहने लगते हैं, मालिक, अब मैं आपके घर में काम करने लायक नहीं हूं। आप मेरी हालत को देख रहे हैं ना, मैं काम करने लायक नहीं हूं। मालकिन, मालिक, अगर अगला जन्म अगर होता है, अगले जन्म में आपके घर में काम करने के लिए आ जाऊंगी। मालिक, इन बच्चों को देख लेना। इतनी सी बात तो कह दी, और ये गर्दन क्या लुढ़क गया। जैसे गर्दन लुढ़क गया, वहीं पर ऋतु की मौत हो गई, और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। यानी इस कहानी को अगर आप सुनेंगे, या सुन लिए हैं समझ लो,
आप सुने हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी? आज भी ऐसे कई परिवार हमारे हिंदुस्तान में हैं, हमारे देश में हैं, आज भी ये समस्या झेल रहे हैं। और इसलिए आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, जो भी गरीब लोग होते हैं, हेल्पलेस लोग होते हैं, थोड़ी बहुत उन्हें सहायता करिए। थोड़ी बहुत, सब कुछ देने के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत आप सहायता करिए। सहायता करने से वो भी क्या, जिंदा रहेंगे। तो यहीं पर ये कहानी समाप्त हो गई, और एक कहानी के साथ अगली क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।